नमस्कार आप सभी को। अब चित्रात्मक प्रस्तुति में भूगोल विषय की चित्रात्मक प्रस्तुति का अध्ययन आप कर रहे थे और इस क्रम में 2 वीडियो आपको प्राप्त हो चुके हैं और आज उसी के आगे हम बात करने वाले हैं। और आगे बढ़कर आज की चर्चा होगी वो भारत की प्रमुख प्रजातियों और जनजातियों से संदर्भित है। ठीक है, तो भारत की प्रमुख प्रजातियों और जनजातियों से संदर्भित चर्चा आज की इस कक्षा में आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी फैक्ट यहाँ पे बताए जाते हैं उसको ध्यान रखना है। प्रयास ये करना है कि इसी कक्षा से ही 100% लेकर जाएं चीज़ों को और बाद में आपको रिवाइज ना करना पड़े। तो सबका प्रयास यही होना चाहिए कि इस कक्षा से मैक्सिमम जानकारी लेकर जाएं कि कुछ भी रिवाइज करने की आवश्यकता ना पड़े। सबसे पहले जो हमने पहले पढ़ा था पिछली कक्षा में केंद्र शासित प्रदेश भारत के राज्यों के बारे में हमने देखा था, तो वहाँ से जुड़े हुए कुछ फैक्ट सबसे पहले हम कर लेते हैं रिकैप में। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कि भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र, यदि हम बात करें भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र जो है ये आपको लद्दाख देखने को मिलता है। दमन और दीव यदि पूछ लिया जाए कहाँ पर स्थित है तो आपको बताना है क्रमशः गुजरात के बलसाड़ और सोमनाथ जिले में देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब दमन कहाँ पे है, बलसाड़ जिले में, दीव कहाँ पे है, सोमनाथ जिले में देखने को मिलता है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है, याद रखना है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त यदि बात करें दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव पर आधिपत्य किसका था, आपको पता होगा पुर्तगालियों का आधिपत्य था। इसके साथ साथ गोवा पर भी पुर्तगालियों का ही आधिपत्य देखने को मिलता था। अब यहाँ पे प्रजातियों और जनजातियों से संबंधित कुछ तथ्य हैं, जैसे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातीय समुदाय नहीं पाए गए। 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार किन राज्यों में जनजातीय समूह नहीं पाए गए हैं। सबसे पहला है पंजाब, पंजाब में जनजातीय समूह नहीं है। दूसरा है हरियाणा, हरियाणा में भी जनजातीय समूह नहीं है। तीसरा है चंडीगढ़, यहाँ भी जनजातीय समूह नहीं है। चौथा है दिल्ली, यहाँ भी जनजातीय समूह नहीं है। और पांचवा है पुडुचेरी, यहाँ भी जनजातीय समूह नहीं है। तो याद रखिएगा टोटल यदि हम बात करें तो टोटल 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर हैं जहाँ पर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातीय समुदाय नहीं पाए गए। इसमें पंजाब, हरियाणा ये 2 राज्य हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी देखने को मिलता है। तो टोटल 3 आप कह सकते हो। सिर्फ इतना याद रखो कि 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर हैं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है गोंड जनजातीय समूह। यदि पूछ लिया जाए भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है भील, दूसरे स्थान पर आता है गोंड। अब हम राज्यवार जनजातियों को देखेंगे और यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से बनते हैं। यहाँ से प्रश्न अनिवार्य रूप से आपको देखने को मिलते हैं। जो मैं बताऊंगा उसको सिर्फ और सिर्फ देखते हुए चलना है। प्रश्नों की PDF आप यदि अभी वीडियो देख रहे हैं तो आपको मिल पाएगी। कहाँ पर मिल पाएगी, आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगी। लेकिन यदि आप बाद में देखते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहली बात लद्दाख, लद्दाख की बात करते हैं जब हम, तो लद्दाख में जो जनजातीय समूह है वो है बकरवाल और चांगपा। तो याद रखिएगा बकरवाल और चांगपा जनजातीय समूह लद्दाख से। जम्मू कश्मीर की जब बात जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो डोगरा जनजातीय समूह जम्मू कश्मीर से। फिर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो गद्दी और गुज्जर, इसको साथ साथ नोट करते जाइए। ठीक है, साथ साथ नोट करते जाइए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। गद्दी और गुज्जर हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड की बात करते हैं तो भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, थारू, जौनसारी, बुक्सा और भोटिया ये उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद बात आता है राजस्थान। राजस्थान में सहरिया, मीणा, भील, गरासिया और मेरात, गरासिया, भील, मीणा और सहरिया ये राजस्थान में देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में बात करें तो थारू देखने को मिलते हैं और अगारिया देखने को मिलते हैं। बिहार की जब बात करते हैं, बिहार में आपको बैगा देखने को मिलते हैं।
ठीक है। झारखंड की जब बात करते हैं, संथाल, मुंडा, उराव और हो। संथाल, मुंडा, उराव और हो, ये जनजातियां जो हैं ये आपको झारखंड में देखने को मिलती हैं। मेघालय पहुंच जाइए, मेघालय में आपको आगामी और खासी देखने को मिलती हैं। मणिपुर यदि आप चले जाएं, कुकी जनजाति देखने को मिलती है, लुसाई देखने को मिलती है। असम में आप चले जाएं तो असम में आपको बोडो देखने को मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश चले जाएं, ठीक है, तो आपको मिकिर देखने को मिलते हैं, डफला देखने को मिलती हैं, मिसमी देखने को मिलती हैं। विशेष रूप से जब पूर्वोत्तर में आप जाते हैं तो पूर्वोत्तर में जो जनजातियां हैं उनके नाम वहाँ के स्थानीय पहाड़ियों के आधार पर रखे गए, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। फिर आप गुजरात यदि जाते हैं तो यहाँ पे भील और डाफर 2 जनजाति देखने को मिलती हैं। महाराष्ट्र जाते हैं तो कोली और बार्ली, ये 2 जनजातियाँ देखने को मिलती हैं। मध्य प्रदेश में बात करें तो बंजारा, गोड़ और कोल देखने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में जाते हैं तो कोरबा देखने को मिलते हैं। उड़ीसा में यदि आप रहते हैं तो यहाँ पर यदि हम बात करें उड़ीसा में तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं भूमिज, भुइया और खोंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में जब आप बात करते हैं तो बंजारा, गोंड, कोया देखने को मिलते हैं। यदि तेलंगाना की बात करें तो यरुकाला, याद रखिएगा बहुत कम सुनने को मिलता है, तेलंगाना में यरुकाला नामक जनजाति देखने को मिलती है, ठीक है। फिर इसके बाद आप चले जाते हैं यदि कर्नाटक में तो कुर्गी और नीलगिरी नामक जनजाति देखने को मिलती हैं। यदि आप आगे बढ़ते हैं, जाते हैं तमिलनाडु, तो आपको देखने को मिलते हैं तमिलनाडु में चेंचू और टोंडा जनजातियां देखने को मिलती हैं। केरल में जाते हैं तो मोपला और कादर जनजातियां देखने को मिलती हैं। तो इन जनजातियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इन जनजातियों के राज्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कई बार अक्सर परीक्षाओं में भूगोल के संदर्भ में जो जनजातियों से संदर्भित प्रश्न बनते हैं, इनमें कई सारी जनजातियों के नाम दे दिए जाते हैं और आपको मैच करने को बोल दिया जाता है, आपको मैचिंग के लिए दे दिया जाता है, तो आपको उसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है, वो फैक्ट आपको याद रखना है। जो प्रमुख जनजातियां हैं उसके बारे में यहाँ पे बात होगी। सबसे पहली बात, जब जनजातियों की बात आती है तो इनका जो जनसंख्या प्रतिशत है वो 8.6 है। भारत की कुल जनसंख्या में 8.6% जो हिस्सा है वो जनजातियों का है। सर्वाधिक जनसंख्या जनजातियों की मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में सर्वाधिक जनजातियां देखने को मिलती हैं। भारत का बृहत्तम जनजातीय समूह यदि हम बात करें तो जैसे आपको बताया गया, भील जो है ये बृहत्तम जनजातीय समूह है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत की इसके बाद प्रमुख जनजातियों की जब बात आप करते हैं तो एक एक करके हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। जो प्रमुख जनजातियां हैं उनकी बारे में यहाँ पे बात होगी। सबसे पहले भोटिया जनजाति की बात हो रही है, ठीक है। भोटिया जनजाति, भोटिया जनजाति की जब बात करते हैं तो इनका अन्य नाम है भोट या भूटानी, ठीक है। इनकी जो प्रजाति है ये किससे संबंधित है, ये मंगोल प्रजाति से संबंधित है, ठीक है। इनका निवास स्थल कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड की पहाड़ियाँ और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में ये रहती हैं। विशेषता इनका क्या है, ये ऋतु प्रवास करती हैं, मतलब ये जो जनजातियां हैं ये अस्थायी रूप से कहीं नहीं रहती हैं, ऋतु के अनुसार अपना जो स्थान है रहने का वो बदलती हैं, तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब आगे जब बढ़ते हैं इसी में तो आपको देखने को मिलता है दूसरा बुक्सा जनजाति, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है, उससे पहले बुक्सा पर पहुँचने से पहले यहाँ पे थारू को हम देख लेते हैं। पहले थारू जनजाति, थारू जनजाति की यदि हम बात करें तो सबसे पहले इसका जो विस्तार है ये देखने को मिलता है उत्तराखंड के नैनीताल से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक और बिहार के तराई क्षेत्र में। विशेष रूप से बिहार में जब बात करते हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये जो तराई वाले ज़िले हैं यहाँ पे आपको ये जनजातियाँ विस्तृत पैमाने पर देखने को मिलती हैं। इनका जो धर्म है ये हिंदू धर्म है। ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती हैं। याद रखिएगा, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, थारू जनजाति जो है ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती हैं। यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रथा देखने को मिलती है। यदि इनके वंशज की बात करते हैं तो ये किरात वंश से संबंध रखने वाली एक जनजाति है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो बात आती है जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति के संदर्भ में यदि हम बात करें
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जौनसारी जनजाति के बारे में कि उत्तराखंड राज्य में अस्थायी निवास करने वाली एक कृषक जनजाति है। मतलब जौनसारी क्या हैं? ये एक अस्थायी निवास करने वाली जनजातियां हैं उत्तराखंड में। यहाँ पर विवाह प्रथा की बात करें तो बहुपति विवाह यहाँ पे प्रचलित है। इसके अन्य क्षेत्र कौन से हैं? ये उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती हैं। तो उत्तराखंड के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में भी ये जनजाति पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है बुक्सा जनजाति की। किसकी बात हो रही है? बुक्सा जनजाति की। अब बुक्सा जनजाति की जब बात आप करते हो तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कोई भी जनजाति जब हम देखते हैं तो उसका स्थान देखते हैं कि किस स्थान विशेष पर पाई जाती है। इसके बारे में बात करें तो उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी एवं गढ़वाल जिले में और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में ये पाई जाती है। इसका संबंध राजपूत वंश से है और विवाह प्रथा अनुलोम और प्रतिलोम विवाह इनमें प्रचलित है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए अनुलोम और प्रतिलोम विवाह किस जनजाति में प्रचलित है तो याद रखना है बुक्सा जनजाति में ये दोनों विवाह प्रचलित हैं। इसके बाद अगला आता है गद्दी जनजाति। गद्दी जनजाति की बात करें तो इसका जो निवास स्थान है वो पश्चिमी हिमालय की धौलाधर श्रेणी, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा और चंबा जिला इसमें आता है। इनकी जनसंख्या 1.5 लाख से अधिक बताई जाती है 2011 की जनगणना के अनुसार। विशेषता इनका क्या है? ये गढ़वा राजस्थान के शासकों के वंशज है। गढ़वा राजवंश जो राजस्थान से संबंधित था उसके वंशज ये गद्दी जनजाति के लोग बताए जाते हैं। ठीक है, अब बात आ रही है गोंड जनजाति की। ठीक है, गोंड जनजाति की। गोंड जनजाति की बात करते हैं तो गोंडवाना लैंड के मूल निवासी होने के आधार पर इनका नाम जो है वो गोंड रखा गया था। वर्तमान क्षेत्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात। तो आप कह सकते हो मध्य भारत के साथ साथ उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में भी इनका प्रसार देखने को मिलता है। इनका व्यवसाय क्या है? आखेट करना, मछली पकड़ना इनका व्यवसाय है। साथ ही साथ एक कृषि भी करती हैं, लेकिन स्थानांतरीय कृषि भी करती हैं। पोशाक यदि हम बात करें तो वस्त्र कम मात्रा में पहनती हैं। महिलाओं में आभूषण पहनने का प्रचलन अधिक है और पशुबलि प्रथा यहाँ पर देखने को मिलती है। तो गोंड जनजाति के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये संपूर्ण भारत में आपको लगभग देखने को मिल रही है। फिर इसके बाद एक आती है राजी जनजाति। ठीक है, राजी जनजाति यदि हम बात करें तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। इनका स्थानीय नाम है बनरौत, धर्म हिंदू है और ये झूमी कृषि प्रथा से संबंधित है। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है खरवार जनजाति। ठीक है, खरवार जनजाति। खरवार जनजाति की बात करें तो इसका निवास स्थान उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से गाजीपुर, बलिया, देवरिया, सोनभद्र और वाराणसी क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। विशेषता क्या है? अत्यंत क्रोधी स्वभाव और शारीरिक रूप से ये बहुत मजबूत होते हैं। तो खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती है, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, सोनभद्र और वाराणसी के क्षेत्रों में। इसके बाद आती है भील जनजाति। भील जनजाति की बात करें, इसका भी निवास स्थान गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो आप इसमें भी देख रहे होंगे कि ये जनजातियां पूर्वोत्तर भारत में भी पाई जा रही है। कहाँ पे? पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा में पाई जा रही है। ठीक है, इसका संस्कृति क्या है? याद रखिएगा, घूमर नृत्य। घूमर नृत्य का विशेष महत्व है। तो कौन सी जनजाति है जो घूमर नृत्य से संबंधित है? भील जनजाति है जो घूमर नृत्य से संबंधित है, याद रखना है। उत्पत्ति, भील शब्द कहाँ से हुआ? तमिल भाषा के बिल्लुअर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुषकारी। ठीक है, तो ये जनजातियां हो गई। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिल रहा है मुंडा जनजाति और संथाल जनजाति। अब इन दोनों के बारे में भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले संथाल जनजाति। जब हम बात करते हैं संथाल जनजाति के बारे में तो इनका निवास स्थान कहाँ है? संथाल परगना क्षेत्र। मतलब ये जो जनजातियां हैं ये संथाल परगना क्षेत्र में रहती हैं। और आपकी जानते हैं कि संथाल विद्रोह भी आपने पढ़ा होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण विद्रोह है और अक्सर बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ की परीक्षाओं में एक अनिवार्य प्रश्न के रूप में ये पूछा भी जाता है। वर्तमान निवास कहाँ है? बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। ठीक है, शारीरिक रचना क्या है? ये द्रविड़ समुदाय के अनुरूप हैं और इनका मुख्य आहार है चावल। ये तो हो गई संथाल जनजातियाँ। फिर बात आती है मुंडा जनजाति।
मुंडा जनजाति की बात करें तो निवास स्थान है झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा एवं बिहार। ये सरहुल त्यौहार मनाते हैं और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा जनजाति है, कौन सी जनजाति है जो सरहुल त्यौहार मनाती है, तो आपको बताना है मुंडा जनजाति है जो सरहुल त्यौहार मनाती है। इनके अन्य त्यौहार भी हैं जैसे सोहरई, सरहुल, कर्मा, फागु, भागे, ये इनके त्यौहार हैं। इनका एक फूलों का भी त्यौहार होता है जिसको बोलते हैं सरहुल त्यौहार। तो सरहुल त्यौहार को विशेष रूप से फूलों का भी त्यौहार कहते हैं और ये मार्च और अप्रैल में मनाया जाता है। ये मुंडा जनजाति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कुछ छोटी छोटी जनजातियाँ जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। विशेष रूप से अंडमान निकोबार की जो जनजातियाँ हैं वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं। अब इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा एक जनजाति भूटिया। भूटिया जनजाति, आपने एक खिलाड़ी का नाम सुना होगा, भारत के फुटबॉलर रहे हैं, फुटबॉल टीम के कैप्टन भी रहे हैं, बाईचुंग भूटिया। बाईचुंग भूटिया आप जानते हैं, इनके नाम पे एक खेल स्टेडियम भी बना है फुटबॉल का जो सिक्किम में है। तो ये जो जनजाति है ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में पाई जाती है। ठीक है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? थारू जनजाति है। गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल कहाँ से हैं? ये मुख्य रूप से धौलाधार श्रेणी में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? गोंड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित जनजाति कौन सी है? संथाल जनजाति। ठीक है। अब बात हो रही है कोरबा जनजाति के बारे में। कोरबा जनजाति क्या है? मुख्यतः झारखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में पाए जाते हैं। इनका आहार कंदमूल, फल होता है। फिर बात आती है ओंगे जनजाति। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ओंगे जनजाति जो है ये लघु अंडमान द्वीप का पश्चिमी हिस्सा जो है वहाँ पर पाई जाती है और निग्रीटो प्रजाति से ये संबंधित है। अगला आपको पता होगा सोमपेन जनजाति। सोमपेन जनजाति की जब बात करते हैं तो इसका निवास स्थान जो है ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, मुख्यतः ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है और ये प्रजाति जो है ये मंगोलाइड प्रजाति के समीप है। इसके बाद है सेंटिनली जनजाति। ये काफ़ी चर्चा में भी थी, आपको पता होगा। सेंटिनली जनजाति जो है ये उत्तरी सेंटिनेल द्वीप पर पाई जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप की एक जनजाति है। फिर आती है ग्रेट अंडमानी जनजाति। ग्रेट अंडमानी जनजाति भी अंडमान द्वीप पर पाई जाती है। तो विशेष रूप से अंडमान द्वीप और लक्षद्वीप की जो जनजातियां हैं वो प्रमुख रूप से आपको याद करने की ज़रूरत है, याद रखने की ज़रूरत है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब बात आती है कोल जनजाति की। कोल जनजाति की जब बात करते हैं तो बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में पाई जाती है। मुख्य व्यवसाय इनका जो है ये कृषि होता है। अगला बात करते हैं नागा जनजाति की। नागा जनजाति के बारे में बात करें, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है। झूमिंग कृषि से संबंधित है। ठीक है। और अधिकांशतः ये नग्न अवस्था में रहते हैं। याद रखिएगा, नागा जनजाति के अधिकांश जो सदस्य हैं वो हमेशा अधिकांशतः नग्न अवस्था में रहते हैं। इसके बाद आता है चांग्या जनजाति। चांग्या जनजाति कहाँ पे है? इसका निवास स्थल लद्दाख है। ठीक है। जंस्कर क्षेत्र में पाई जाती है। प्रजाति क्या है? ये तिब्बतीय प्रजाति समूह की अर्ध खानाबदोश जनजाति है। ठीक है। फिर खासी जनजाति, आप जानते हैं खासी जनजाति की बात करें तो मेघालय, असम, मिजोरम, मुख्यतः में मिजोरम में पाई जाती है और झूमिंग कृषि प्रथा से ये संदर्भित है। फिर है मंगानियर जनजाति। मंगानियर जनजाति ये कौन है? मंगानियर जनजाति ये राजस्थान के रेगिस्तान में रहती है। इस्लाम धर्म को मानने वाली जनजाति है। संगीत के लिए ये विख्यात है। अन्य क्षेत्र पाकिस्तान का सिंध प्रांत है। ठीक है। तो ये जनजातियों के बारे में आप देख रहे हैं। अब कुछ और जनजातियां हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो जनजातियों की चर्चा मुख्य रूप से आज हम देख रहे हैं और ये पता होना चाहिए क्योंकि अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर बात आती है टोडा जनजाति की। टोडा जनजाति का निवास क्षेत्र है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अन्य नाम है टोडी या टूडा। मान्यता है आर्यों के वंशज हैं ये और मुख्य व्यवसाय इनका पशुचारण है। बहुपति विवाह इनमें प्रमुख है। ठीक है। अब यहाँ पे झारखंड की प्रमुख जनजातियाँ दी हुई हैं। झारखंड की प्रमुख जनजातियों में बात करते हैं तो बैगा आता है, असुर आता है, खरवार आता है, खोंड आता है, बिरहोर आता है, सोरिया आता है, खरिया आता है, भूमिज आता है, हो आता है और उरांव। ये झारखंड की प्रमुख जनजातियां हैं। ठीक है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। राजस्थान की जनजातियों में पटेलिया, भील, मीणा, सहरिया, गसारिया और दमोर आते हैं। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया हुआ है जो आपको याद करना है और इसी क्लास में आपको याद करना है। क्या बोला जा रहा है?
वह जनजाति जिसमें विवाह को बापला या बुपला कहा जाता है वो कौन सी है? वह जनजाति जिसमें विवाह को बापला या बुपला कहा जाता है वो कौन सी है? तो वो है संथाल जनजाति। अगला है सिक्किम, नेपाल, भूटान एवं तिब्बत में सम्मिलित रूप से पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो यहाँ पे जो सम्मिलित रूप से पाई जाती है इस पर्वतीय क्षेत्र में, इस जनजाति का नाम है लिम्बू या याकथुंग जनजाति। ठीक है। भारत में एकमात्र मानव कभी कहाँ पाया जाता है? तो यह है अफ्रीका का श्वेत भौं गिब्बन। ठीक है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए ओंगे, सेंटिनली, ग्रेट अंडमानी, जारवा और सोम्पेन ये क्या हैं? ये एक कमजोर जनजातीय समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप की हैं, और इसमें से ज़्यादा जो हैं वो आप कह सकते हो मुख्य भाग से कटी हुए हैं। ये लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं, जंगलों में ही रहते हैं, आखेट करते हैं। लेकिन आज के समय में जो अधिकांश जनजातियां हैं वो आखेट बंद कर चुकी हैं। राज्य सरकार जो है, जो केंद्र सरकार है, वो उनको एक सुरक्षित स्थान में उनको रखती है और उस क्षेत्र में आम आदमी का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होता है। खाने पीने की इनकी जो भी ज़रूरत की सामान होता है, सामग्री होता है, वो सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है। और ये अपने क्षेत्र में ही रहना पसंद करते हैं। तो इनको वर्तमान समय में इनको आप कह सकते हो संरक्षित किया जा रहा है और बिना कुछ खर्च किए इनको आसानी से इनके खाने के लिए जो भी आवश्यक पदार्थ होते हैं वो दिए जाते हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं भी इनको उपलब्ध कराई जाती हैं और पूरा प्रयास है सरकार का कि इनको संरक्षित किया जाए। अभी भी कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप में देखने को मिलती हैं जहां पर जो मानव के संपर्क में आई ही नहीं है, जो मानव के संपर्क में आना ही नहीं चाहती हैं। ठीक है। आपने सुना होगा पिछले कई वर्ष हो गए जब अमेरिका का एक नागरिक जो है गया था, जिसको मार दिया था उस जनजाति के लोगों ने। तो आप बहुत सारी जनजातियां ऐसी हैं जो अभी भी अंडमान निकोबार के विभिन्न छोटे छोटे द्वीपों पर रहती हैं, जो अभी भी मानो आप कह सकते हो से आम आदमी से बहुत दूर हैं और सरकार के जो प्रयास हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह किस प्रकार से देखते हैं? सबसे पहले पूरे भारत में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातियों की जो संख्या है वो है 75 जनजातीय समूहों की संख्या। इनका पूर्व नाम है आदिम जनजातीय समूह। इनको PBTG ये शब्द याद रखिएगा, PBTG कैटेगरी में इनको रखा जाता है। इनका निवास क्षेत्र कहाँ है? भारत के 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इनकी विशेषताएं क्या हैं? कृषि, पूर्व स्तर पर की गई प्रौद्योगिकी, स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये इनकी बहुत सारी जनजातियाँ हैं जिनकी संख्या अब कई दर्जनों में बची हुई है। ठीक है। तो उनको सरकार चाहती है कि वो संरक्षित रहें। बहुत सारी बीमारियां उनको लग जाती हैं। कोविड के चलते भी जनजातियों की आबादी कम हुई है। कुछ जनजातियां ऐसी थीं जिनमें कोविड का प्रकोप देखा गया था अंडमान निकोबार में, वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इनकी जनसंख्या कम बची है, तो इस सरकार चाहती है कि इनके लोग बचे रहें और इनको संरक्षित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। यदि आप देखना चाहते हैं, एक प्रोग्राम आता था राज्यसभा पे, मैं भी भारत। ठीक है। क्या था? मैं भी भारत। आप सर्च कर लीजिएगा, मैं भी भारत। और मैं भी भारत में ये जो कार्यक्रम था राज्यसभा टीवी पर, मैं भी भारत, इसमें पूरे भारत के जनजातियों को दर्शाया गया है, दिखाया गया है। आप जाके देखिएगा, 20 से 25 मिनट का एपिसोड होता है। बहुत कुछ आपको भारतीय जनजातियों के बारे में सीखने को मिलेगा। मैं भी भारत। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्यों की बात हो रही है। तो सबसे पहले सामाजिक संस्था घुमकरिया का संबंध किससे है? याद रखिएगा, उरांव जनजाति से। भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या है? सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास इनके निर्धारण का जो आधार है। हलाम और नोटिया, याद रखिएगा, ये हलाम और नोटिया जनजाति कहाँ से संदर्भित है? तो ये दोनों जनजाति त्रिपुरा से संदर्भित है। अगला है रसोई घर को लाल बंगला कहने वाली जनजाति कौन सी है? तो रसोई घर को लाल बंगला कहने वाली जनजाति है भुंजिया। ठीक है। पारंपरिक रूप से आजीविका का मुख्य आधार बांस है। किस जनजाति का? कमार जनजाति का जो है ये मुख्य आजीविका का साधन बांस है। बिल्मा नृत्य यदि आपसे पूछ लिया जाए, इसका संबंध किससे है? तो बिल्मा नृत्य का संबंध है बैगा जनजाति से। गोदाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? याद रखिएगा, ये जनजाति है ओझा। ठीक है। तो ये जनजातियों से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पे भारत की विभिन्न भाषाओं का समूह दिया हुआ है।
जैसे भारत यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित भाषाएं कौन सी हैं। अब विशेष रूप से भाषाओं का जिक्र यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसमें सबसे पहले भारत यूरोपीय परिवार से संबंधित भाषाएं कौन कौन सी हैं। मराठी, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बंगला, गुजराती आदि। यदि आपसे पूछ लिया जाए द्रविड़ समूह की भाषाएं कौन सी हैं, तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गौड़, ओरांव, ये सब क्या हैं, ये द्रविड़ समूह की भाषाएं हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए आष्ट्रिक समूह की भाषाएं कौन सी हैं, तो खासी, संथाली, मुंडारी, भूमिजात जो है ये आष्ट्रिक समूह की भाषाएं हैं। और याद रखिएगा आष्ट्रिक समूह की भाषाएं भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। तो यदि कभी प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लिया जाए कि भारतीय जनजातियों द्वारा जो भाषाएं बोली जाती हैं वो किस समूह वर्ग में आती हैं, तो आपको बताना है कि ये आष्ट्रिक समूह वर्ग की भाषाएं हैं। आष्ट्रिक समूह वर्ग में ये भाषाएं आती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ तथ्य दिए गए हैं परीक्षा उपयोगी। जैसे भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सा है, हिंदी है। भारत में हिंदी के पश्चात सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है, बांग्ला भाषा है। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है, इंडो आर्यन समूह है। वर्ष 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे दिया गया, ओडिया को दिया गया। विश्व में 6ठे नंबर की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो विश्व में 6ठवें नंबर की सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो है बांग्ला या बंगाली भाषा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब कुछ तथ्य यहाँ पे और आपको देखने को मिल रहे हैं जिसको आपको याद करना है। ठीक है, सबसे पहली बात, दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा जनजाति निवास करती है कहाँ पे, तो दक्षिण भारत की ये जो टोडा जनजाति है ये नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र पर निवास करती है। केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित पहाड़ियाँ कौन सी हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों की सीमा पर अवस्थित एक पर्वत ग्रंथि का क्या नाम है, आप जानते हैं नीलगिरी पर्वतमाला। यहीं पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं। दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ी कौन सी है, झारखंड के गिरिडीह में पारसनाथ हिल आपको देखने को मिलता है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है, सतपुरा श्रेणी स्थित है। ब्लू माउंटेन के नाम से किसे जाना जाता है, नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्या दिया है यहाँ पे कुछ अन्य तथ्यों में, यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में किसको संरक्षित किया गया, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे संरक्षित किया, कंचनजंगा को संरक्षित किया, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को संरक्षित किया। अगला है उद्गम मंडलम या ऊटी नामक पहाड़ी कहाँ स्थित है, ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर स्थित है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला है प्रथम भारतीय महिला जो 1984 में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन है, बछेंद्री पाल हैं। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला कौन है, संतोष यादव हैं, इनका भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको पता होगा इसकी चर्चा हमने पूर्व की कक्षा में कर ली है, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियरों की बात हो रही है और इनकी चर्चा हमने पहले वाली कक्षा में कर ली है। तो आज की जो हमने कक्षा देखी है उसमें विशेष रूप से हमने जनजातियों को देखा और जनजातियों के साथ साथ भारत के भाषाई समूह को देखा कि कौन कौन सी भाषा किस भाषाई समूह में आती है। और हमने समझा कि जनजातियों द्वारा जो भाषा बोली जाती है, जनजातीय भारत की जो प्रमुख भाषाएं बोलती हैं वो किस समूह की भाषाएं हैं, वो आष्ट्रिक समूह की भाषा है, ये आपको कभी नहीं भूलना है। ठीक है, यदि हम बात करें भारतीय यूरोपीय परिवार की भाषा तो मराठी, पाली, प्राकृत, हिंदी, बांग्ला, गुजराती जो आमतौर पे आप कह सकते हो उत्तर भारत में बोली जाती हैं वो सभी की सभी भारत यूरोपीय परिवार की भाषाएं हैं। जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं वो द्रविड़ समूह की भाषाएं हैं और जो जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं वो आष्ट्रिक समूह की भाषाएं हैं। तो इसको आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। इसकी PDF यदि आप 1-2 दिन में देख रहे हैं तो PDF की उम्मीद करिएगा, अन्यथा PDF की उम्मीद नहीं करना है। PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आज़ाद BPSC मोबाइल ऐप पर भी PDF उपलब्ध है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। याद अवश्य कर लीजिएगा जो फैक्ट यहाँ पे बताए गए हैं जनजातियों के बारे में, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए।